नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से ब्लूम के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखने वाले हैं। वैसे मैंने आपको शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया एक वीडियो में, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि इसके बीच में जो कुछ भी आपको बताया जाए वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही इजी टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 1956 में 3 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H भी कहा गया। अब देखिए, इन्होंने जो है शिक्षण के अनुदेशात्मक जो उद्देश्य हैं इनको 3 भागों में बांटा। कब? 1956 में, जिसको 3H के नाम से जाना जाता है। अब ये 3H क्या होता है इसको मैं बता देता हूं आप सभी को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट में लिखा है, पहले H का मतलब होता है हेड, जिसका मतलब है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। यानी तो पहला जो शिक्षण का उद्देश्य है वह विद्यार्थी के अंदर ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाना है। दूसरा देखिए यहाँ पे है हार्ट, इसका मतलब है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। यानी कि दूसरा जो उद्देश्य होता है शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर जो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाना। इसके साथ तीसरा पॉइंट यहाँ पे है हैंड, जिसका मतलब होता है मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र। यानी कि इसमें शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर जो है मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाना। तो ये पूरा 3H का कॉन्सेप्ट है और एक एक करके इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रखा है और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है 1956 में जो है 3 भागों में शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को बांटा। तो जिसमें से ये पहला नंबर हमारा है, इसको देखते हैं ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो इसमें बताया जा रहा है कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है। यानी कि ये बौद्धिक विकास, यानी बौद्धिक विकास जो उनका करना बालक का या विद्यार्थियों का, उससे संबंधित है ये। और इसे भी जो है 6 मुख्य स्तर पे जो है विभाजित किया गया है। यानी कि इसके भी 6 भाग हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ तक आपको ये समझ लेना है कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थी के बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है, जिसके लिए उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है अलग अलग विषय से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो 6 मुख्य स्तर हैं उनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला इसमें ज्ञान है, जिसको नॉलेज कहते हैं इंग्लिश में। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर टीचर्स आपको जानकारी या इन्फॉर्मेशन दे देता है, चाहे आपके पर्यावरण के बारे में या साइंस से संबंधित या किसी सोशल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उससे संबंधित, तो उसको आपको स्मरण करके अपने मस्तिष्क में रखने से संबंधित ज्ञान होता है। इसको याद कर लीजिए आप। दूसरा जो इसमें पॉइंट है बोध, यह स्तर जो है बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित होता है। जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिया और फिर से अगर कोई टीचर उसके बारे में पूछता है तो आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पे दबाव या जोर देते हैं, तो आपको उसके बारे में याद आ जाता है कि हाँ सर ने मुझे ये बताया था और ये चीज़ ऐसे होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मौसम खराब होता है बरसात के समय में तो बिजली चमकती है, तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं रहता, लेकिन हमने कभी किसी कक्षा में टीचर्स के द्वारा ये सुना या बताया गया उनके द्वारा कि बादलों का आपस में फ्रिक्शन होने से, यानी कि घर्षण होने से बिजली चमकती है। लेकिन कुछ समय बाद जो है कोई और शिक्षक हमसे ये पूछता है क्वेश्चन और हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, उसके बारे में बोध होता है, जिससे हम उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। देखिए अगला पॉइंट है पॉइंट 3, इसमें उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। यह स्तर जो है अमूर्त ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अमूर्त का मतलब देखिए काल्पनिक, जिसको हम अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं जिसके बारे में, और उसको जो है रियलिटी में जो है लाने का प्रयास करते हैं हकीकत में। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ज्ञान के उपयोग के द्वारा हम किसी चीज़ का कल्पना करते हैं, यानी कुछ यंत्र बनाना है हमें
और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके कंपोनेंट को बनाते हैं, फिर उसको जो है असेंबल करके उसको एक रूप देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यह स्तर अमूर्त ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है विश्लेषण। देखिए, विश्लेषण के द्वारा प्राप्त सूचना घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके। देखिए टीचर्स, देखिए आप कक्षा में जाते हैं, अगर आप खुद से अच्छे तरीके से पढ़ सकते तो आप घर पे ही जो है आप फॉर्म भर के एनरोल करके बुक्स को पढ़ के अच्छा मार्क्स या अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, उन्हीं बुक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके विश्लेषणात्मक तरीके से आपको समझा देता है। तो यहाँ पे ये विश्लेषण आपको काम आता है। अगला देखते हैं इसमें। देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट 5 संश्लेषण। तो यह जो है मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। यानी देखिए कोई भी ज्ञान है आपने बहुत समेट लिया, फिर उसको आप क्या करते हैं, अभी तो विश्लेषण करने के बारे में मैंने बताया कि किस प्रकार से किसी कॉन्सेप्ट को आप विश्लेषित करके उसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ संश्लेषण, किस प्रकार से आप सूचनाओं और आंकड़ों को एक जगह पे समावेशित करते हैं। यहाँ पर यही बताया गया कि यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर होता है और इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम कहते हैं। उल्टा, यानी विश्लेषणात्मक में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और संश्लेषणात्मक तरीके में जो है आप जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी घटक होते हैं, नॉलेज होते हैं, उनको एक जगह समावेशित करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन को इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मूल्यांकन जो है सतत प्रक्रिया के रूप में होता है और यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है। अब सारा कुछ आपने कर लिया, उसको नॉलेज भी दे दिया, उसको किस प्रकार से पुनः स्मृति करके उसको याद करना है, उपयोग के बारे में भी आपने बता दिया, विश्लेषण किस तरह से करना है और जानकारी को किस प्रकार से समावेशित करना है। अब आता है इस सब चीज़ों को पढ़ाने के बाद अब अंत में क्या करते हो कि आप मूल्यांकन का कार्य करते हो, जिसके लिए आप जो है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा भी आप लेते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो कुछ भी डिलीवर्ड किया, जो कुछ भी सामने विद्यार्थी को बताया, उसको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया। आप मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। अगर किसी के नंबर कम आते हैं या कुछ आपको लगता है कि उसके स्कोर में कमी है, तो आप फिर से उस विद्यार्थी पे काम कर सकते हो और उसके स्कोर्स को बेहतर कर सकते हो। ये सभी कैसे पता चलेगा आपका? मूल्यांकन के द्वारा। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए 3H में हमने ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को देखा। अब सेकंड जो हमारा है इसमें भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसको भी देखते हैं। तो पहले H में ब्लूम महोदय ने बताया कि विद्यार्थी के ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को बढ़ाना है, जिसके तहत इंफॉर्मेशन देना है, उनको इंफॉर्मेशन देने के साथ उन चीज़ों को जो है बोध कराना है, फिर उनका उपयोग करना बताना है, विश्लेषण करना बताना है और किस प्रकार से सभी जानकारियों को समावेशित करना है, इसके बारे में बताना है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड H का मतलब जो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है, यानी विद्यार्थी के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इनके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इसके भी जो है 5 मुख्य स्तर होते हैं। तो अभी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के 6 स्तर थे, अब भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के भी ब्लूम महोदय के द्वारा ये वर्गीकरण है। इसमें जो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के 5 स्तर बताए गए हैं। तो यहाँ बेसिकली भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने बताया कि मनोभाव, यानी कि विद्यार्थी का मनोभाव क्या है, उसकी मनोदृष्टि, प्रेरणा क्या है, शिक्षण की सहभागिता किस प्रकार की है, अनुशासनहीन है या अनुशासन में रहता है, इन सभी चीज़ों या इन सभी मूल्यों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और इस पे काम किया जाता है कि विद्यार्थी का जो है अनुशासन अच्छा रहे, शिक्षण की सहभागिता यानी कि वो कोऑपरेट करे शिक्षक के साथ, जिससे टीचिंग बेहतर बनाई जा सके, उसकी मनोदृष्टि बेहतर हो। तो इन सभी चीज़ों पे काम किया जाता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा। अब इसको देख लेते हैं हम, ये जो 5 मुख्य स्तर हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पर है आकलन, इसमें बताया जा रहा है कि जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता के बारे में जो है आकलन के द्वारा पता चलता है। यानी कि आप जो भी देखिए, ये मूल्यांकन के ही तरीके से काम करता है। जैसे हमने कुछ भी सिखाया आपको, जैसे मैंने ही पढ़ाया, फिर आपसे मैंने इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ पूछा आपसे, तो आप जैसे ही बताते हैं इसके बारे में सही बताया, तो मतलब आपने सही तरीके से इसको समझ लिया है। लेकिन थोड़ा मोड़ा आपसे मिसईरर या गलत हो रहा है तो वो फिर से सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे आकलन के बारे में यही बताया जा रहा है कि जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता से संबंधित ये है पूरा।
और नेक्स्ट जो है आग्रहण, ये जो है सुनने की इच्छा है, यानी कि आपकी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी कि हम मनोभाव के बारे में बात करें। सुनने की इच्छा कभी देखते हैं विद्यार्थियों की नहीं होती है, लेक्चर टीचर्स दिए जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते हैं तो वो चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठ जाते हैं। तो सुनने की इच्छा भी होनी चाहिए, उस समय अगर आप बताएंगे या पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे तभी उसको सुनाई देगा और समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा, प्रतिक्रिया के अंतर्गत सहभागिता होता है, यानी कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे जो है क्लास को बेहतर बनाना चाहते हैं, सर कुछ पूछते हैं तो जवाब देते हैं, या उनके भी कोई डाउट या क्वेश्चन होते हैं तो वो पूछते हैं। ये सभी कैसे हो पाता है? जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। देखिए मेंटली यानी कि मनोभाव से आप नहीं, अगर शिक्षक आपको प्रेरित करता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और कक्षा का माहौल बेहतर नहीं बनाता है तो आप क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी नहीं पूछते हैं, डरते हैं कि सर मुझसे ही कुछ ना पूछ लें। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया ये आप समझ लिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है संयोजित करना, ये देखिए मिलान करना होता है। और पांचवा जो है निरूपण, ये अंतर करना और अभिव्यक्ति, अंतर करना यानी किसी दो चीजों में अंतर किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं, ये सभी आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में जो है विद्यार्थियों को ट्रेन किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, इनसे संबंधित नॉलेज जो है उनको दिया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगले एच का मतलब हमारा है मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ब्लूम ने जो है शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण 3H के रूप में किया, यानी 3 भागों में बांटा। पहला है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा है आपका मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र। तो अब हम मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र को देख रहे हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र के 5 स्तर होते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र जो है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें विद्यार्थी कुछ एक्टिविटी करके जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करता है, या कुछ नई क्रिएशन को जो है करने का प्रयास करता है, या नई चीज़ों को बनाने का। देखिए यहाँ इसको जो है 5 स्तर में बांटा गया है। पहला जो है इसमें हस्त कौशल या कार्य साधन। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, यानी कि जो मशीन वाली डिवाइस है, कंप्यूटर भी हो सकता है और कोई भी इक्विपमेंट मशीन हो सकता है। इसके साथ साथ जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए आप कितना भी टेक्स्ट फॉर्म में आप कंप्यूटर की नॉलेज बता लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे होता है, ऐसे वर्क करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसे होता है, जब तक वो कंप्यूटर पे जाके अच्छे से उन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके खुद से नहीं देखता तब तक उसको वो समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो खुद से उन चीज़ों को करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें। देखिए सेकंड यहाँ पे है आपका प्रतिरूपता, और इसमें बताया जा रहा है कि इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से विद्यार्थी सीखता है उसके कौशल को उसी तरह से अडॉप्ट किया जाता है शिक्षक के द्वारा। अगर बच्चा विजुलाइज करके अच्छे से सीखता है तो मैं कोशिश करता हूं, या आप भी कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बना के हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं। टेक्स्ट फॉर्म में समझते हैं ज़्यादातर बच्चे तो आप लेक्चर दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर स्टोरी टाइप में तो आप कहीं से कनेक्ट करके, अगर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनके आसपास के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके उनको पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस स्तर में शिक्षार्थी के कौशल को उसी के रूप में जो है अपनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वह जो है सतत अभ्यास पर निर्भर करता है, यानी कि कितना आप अभ्यास करते हैं आपका प्रोग्रेस उसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। नेक्स्ट है परिशुद्धता। इसमें बताया जा रहा है कि किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप किसी चीज़ों को रिपीट करके कार्य कर रहे हैं बार बार, तो आप उसमें एक दिन जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे, या उस काम को आप अच्छे तरीके से करने लगेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट है 5वें नंबर का, वो है आपका प्रकृतिकरण। इस स्तर पे जो है शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसत्ता करना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना इत्यादि को आत्मसत्ता करता है। तो यहाँ प्रकृतिकरण के अंतर्गत जो है विद्यार्थी नई चीज़ों को सीखता है, नए कौशल को सीखता है,
आत्मसत्ता करता है, यानी उसको अपने अंदर धारण करता है, अपने अंदर जो है लाता है और चीज़ों को संशोधन करना भी सीखता है। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ है किसी चीज़ में तो उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है, नई तकनीकों को नियत करना, यानी नई तकनीकों के बारे में जानना, सीखना इत्यादि को जो है अध्ययन करना या उसके बारे में जानना प्रकृतिकरण के अंतर्गत जो है आता है। तो ये हमारा था आपका मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत जो ये 5 पॉइंट्स थे बताए गए हैं ब्लूम्स महोदय के द्वारा, उसको हमने देखा। और इसी प्रकार से ब्लूम्स महोदय ने शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत 3H का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें पहला आपका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र था, दूसरा आपका था भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा है मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र। तो इन तीनों के बारे में जो है, इन तीनों को जो है डेवलप करना विद्यार्थी के अंतर्गत जो विद्यार्थी के अंदर जो है शिक्षण का कार्य होता है, उनका उद्देश्य होता है। तो आई होप कि ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत आपको शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ एक और महोदय हैं, उनका भी वर्गीकरण है, उनको भी हम देखेंगे। वैसे हमने शिक्षण के उद्देश्यों को अच्छे तरीके से समझ लिया है, देख लिया है। तो आप देखिए एकदम बेसिक तरीके से ये समझिए कि उद्देश्य का मतलब बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता है। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें, पास करें, उसके बाद आगे लेक्चरर बने। तो इस प्रकार से आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षण का भी उद्देश्य होता है, ऐसे ही नहीं चलेगा। उसका उद्देश्य होता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं किसी को तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। तो यहाँ पर शिक्षण का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी के अंदर ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का विकास करना, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का विकास करना, इसके साथ साथ मनोसंचलित ज्ञान क्षेत्र का भी विकास करना शिक्षण का उद्देश्य होता है। ये ब्लूम के द्वारा बताया गया। तो आई होप कि आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस थोड़े से पॉइंट्स जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसको इंक्लूड करके समझाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।